समाचारों की शुरुआत करते हैं समय की हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में 2.44 लाख राज्य कर्मचारियों का वेतन रोका गया। मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर की गई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी का दौरा करेंगे। विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को बांटेंगे टैबलेट। साथ ही कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रहे और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 26 चिकित्सकों को तत्काल सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में 6 दिन पहले सर्राफा व्यवसायी की दुकान में हुई करोड़ों की डकैती मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डकैती के आरोपी 3 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 को पकड़ा। प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़ियों का आतंक जारी। सीएम योगी ने कहा कि वन्य जीवों की दृष्टि से संवेदनशील जनपदों में सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएं। और अब समाचारों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा न देने पर प्रदेश के करीब 2.5 लाख राज्य कर्मचारियों के अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख राज्य कार्मिकों का अगस्त का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया। मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को शासनादेश के जरिए सभी कार्मिकों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही सभी विभागों को आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए। प्रदेश में कुल 8,46,640 राज्यकर्मी हैं। इनमें से 6,02,075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। और समाचारों में अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल ने बताया कि 4 और 5 सितंबर को जिला स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर प्रेस वार्ता करेंगे और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जिला स्तर पर सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी का सदस्य बनाए जाने के साथ ही सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी आज विश्वरैया सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इसके साथ ही सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग होगी। इस दौरान प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। भारतीय फुटबॉल की 2 दिग्गज टीमों के बीच लखनऊ में एक ऐतिहासिक मैच खेला गया। ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान ये मैच लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया, जिसे देखने के लिए खूब सारे फैंस वहां पर पहुंचे। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच हुए चीफ मिनिस्टर कप मुकाबले का जहां मोहन बागान ने शूट आउट तक खींचे मुकाबले में 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की और एक जनसभा को भी संबोधित किया। पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर खेल और खेल गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से
सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही तमाम अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जहां इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने भी इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके इसे एक नई दिशा देने का कार्य किया है। जब भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष श्री कल्याण चौबे जी आज से लगभग 19-20 दिन पहले मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने इस बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी फुटबॉल के प्रति जो रोमांच है उसके लिए एक मंच चाहिए, और अगर सरकार उसके साथ जुड़ जाए तो और भी तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में 57,000 ग्राम पंचायतों में एक एक खेल का मैदान बना रही है। 825 विकास खंडों में हमारे एक एक मिनी स्टेडियम बन रहे हैं, और सभी 75 जनपदों में एक एक स्टेडियम बनाने के कार्यक्रम को भी हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। समाचारों में एक बार फिर से रुकेंगे ब्रेक के लिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी का दौरा करेंगे। एक इंटर कॉलेज बरनाहल में विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट बांटेंगे। साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रहे और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 26 चिकित्सकों को तत्काल सरकारी सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भेजे निर्देश में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिकित्सीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जिन चिकित्सकों को बर्खास्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं उनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच जालौन के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रशांत पाठक, सीएमओ बरेली के अधीन चिकित्सा अधिकारीगण डॉक्टर इमरान खान और सुरभि गुप्ता, पीएचसी चिल्लौसा मैनपुरी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार, पीएचसी समान किशनी मैनपुरी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार सहित 26 चिकित्सकों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद इनके हमले अभी भी जारी हैं। बीते दिनों एक भेड़िए ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं भेड़ियों के हमले में 2 महिलाएं भी घायल हुई। बच्ची की मौत पर बहराइच की डीएम मोनिका रानी ने कहा कि 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी 2 बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीम लगातार गश्त कर रही है और जल्द से जल्द पकड़ने की पूरी कोशिश जारी है। जानवर उठा लेगा 3:35 पर लेगा। बच्चा हमारा स्वागत रहा, दूध दिया पेन स्वागत रहा, और बच्चा हमारे तनिक आँखें लाग गए उठा लेगा। छोटी बच्ची हमारे 6 महीने को है, उसका रोते उठिन या खाते ऐसे बच्ची खेरा लगे नहीं पाए। बच्ची हमारा रोए नहीं पाई, हमारा बच्चा खींच लिए 2 हाथ काट लिए, नट्टी काट के नोच डारी है। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है, और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं, और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर न सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेड़िया और तेंदुओं के आतंक पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के कुछ क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए या तेंदुए द्वारा हमला किए जा रहा है। उन्हें हर हाल में नियंत्रित करने और पकड़ने का प्रयास किया जाए और आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाए जाए। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता पैदा करे। लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में भी बताया जाए। वन विभाग के अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती करते हुए उन्होंने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर सहित अन्य जिलों में लगाया जाए। ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में काम करें। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जहां लाइट की व्यवस्था नहीं हो वहां पर पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। लिहाजा वन्य जीवों के हमले में घायल या मरने वालों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि बहराइच जनपद में 2 बचे भेड़ियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त टीम को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों की ये टीम वहां मौजूद टीम की मदद करेगी। भेड़ियों को पकड़ने के लिए तकनीक की मदद ली जा रही है, जिसका परिणाम था कि अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। बाकी बचे दोनों भेड़ियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि संभावित वन्य जीव से खतरे वाले क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा दल लगाया गया है। इसमें लगातार वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। जो हमारे मुख्य वन संरक्षक हैं लखनऊ क्षेत्र के, वो भी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2 बाहर से डीएफओस को और वहाँ पर तैनात करा था अपनी टीम के साथ में, और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग को सफलता मिली है। पहले हम लोगों ने 3 भेड़िए पकड़े थे। उसके बाद जब हम लोगों ने डीएफओ बाराबंकी को वहाँ पर विशेष रूप से भेजा था, क्योंकि वो कतरनिया घाट में उनके पास वाइल्ड लाइफ का काफ़ी अच्छा अनुभव है, पहले भी अन्य अभियान में रहे हैं। उसके बाद 1 भेड़िया और पकड़ा गया था। तो वो टीमें हमारी लगी हुई हैं, निरंतर वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि संभवतः अभी 1 या 2 भेड़िए और हैं अवशेष जिनको कि हमको कैप्चर करना होगा। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में। और अभी हम लोगों ने, क्योंकि कल भी एक घटना हुई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, हम लोगों ने अभी 10 अधिकारियों को भेजा है आज वहाँ पर, जिसमें से 2 हमारे मुख्य वन संरक्षक हैं। मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, ड्रोन का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही हम लोग थर्मल ड्रोन का भी कर रहे हैं, क्योंकि ये थर्मल ड्रोन से हमको लोकेट करना आसान होता है। तो हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। इसके साथ हम लोगों ने कैमरा ट्रैप भी लगा रखे हैं, जहाँ पर भी कहीं नज़र आता है तो उसकी मदद से हम लोग इसको लोकेट करने की कोशिश करी गई है और लोकेट हुआ भी है। उसी की बदौलत हम लोग जो चौथा पकड़ा गया था एक भेड़िया, उसको हम लोग पकड़ पाए हैं और इसकी लोकेशन मिल रही है हम लोगों को। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग जल्दी इसको, जो हमारे बाकी बचे हुए जो भी 1-2 हैं, उनको हम लोग कैप्चर करें। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज के प्रयाग संगीत समिति के सभागार में एक वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सबको आने वाले उपचुनाव में एक होकर चुनाव लड़ना है और हमें एनडीए को सभी सीटों पर जिताना है। उन्होंने आने वाले उपचुनाव में फूलपुर सीट को लेकर कहा कि अभी हमारी एनडीए गठबंधन की वार्ता चल रही है, जो भी निर्णय होगा वो हम सबको मान्य होगा। चुनाव को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव करना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है। जो भी प्रत्याशी आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकनी है और उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना। और समाचारों में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। खाई जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। आगरा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से अनुकंपा सेवा संघ द्वारा एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। लोहा मंडी स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित निःशुल्क शिविर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। स्वास्थ्य शिविर में बड़ी संख्या में नेत्र परीक्षण, मोतियाबिंद, रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन, मधुमेह और बधिर रोगियों की जांच की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल द्वारा बधिर रोगियों को श्रवण यंत्र और आंख की रोशनी कम होने पर रोगियों को नजर के चश्मों का वितरण किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे पात्र लाभार्थी जो अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, उन सभी के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। हजारों की संख्या में वो लोग आए हैं
जो दृष्टिबाधित हैं अथवा जिनको सुनाई कम पड़ता है। आपने देखा कई लोगों को चश्मे से पहले दिखाई नहीं पड़ रहा था, चश्मे के बाद वो पढ़ पा रहे हैं। कई लोगों को हमने यहाँ प्रयोग किया कि पहले उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, वो मशीन लगाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पहले से बेहतर सुन रहे हैं, उनको सुनाई पड़ रहा। यहाँ पर कैटरेक्ट के ऑपरेशन का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, कान की मशीन भी दी जा रही है, चश्मे भी दी जा रहे हैं और उनका इलाज भी किया जाएगा, सर्जरी भी होगी। प्रयागराज में 4 सितंबर को वृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज पहुंचे मंत्री राकेश सचान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोजगार मेला में मुख्यमंत्री का शामिल होना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियां और 5000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 525 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। बच्चों को टैबलेट देने के साथ ही मुख्यमंत्री केंद्रीय विद्यालय के बच्चों से वार्ता भी करेंगे। देखिए, एक बृहद रोजगार मेला, ऋण वितरण और स्मार्टफोन टैबलेट वितरण का कार्यक्रम 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी का यहाँ होना है। उसी की तैयारी का जायजा लेने हमारे पार्टी के सांसद, संगठन के लोग और सभी अधिकारी, जिला अधिकारी, कमिश्नर, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि रोजगार मेला भी लगना है, अलग ऋण भी वितरण होना है और स्मार्टफोन और टैबलेट का भी वितरण है। तो इस तरह से करीब 20,000 के करीब लाभार्थियों का प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। जैसा जिलाधिकारी महोदय ने पूरा प्रोग्राम बनाया है, पूरे जिले के लोगों को एक 80 बड़ी कंपनियाँ देश की आ रही हैं, जिसमें 5 से 7 हज़ार लोगों को रोजगार का उस दिन नियुक्ति पत्र भी वितरण होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जनपद फतेहपुर में जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जन समस्याएं सुनकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण के लिए निर्देशित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हर बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, चाहे वो खादी ग्रामोद्योग की योजनाएं हो, एमएसएमई की रोजगार परक योजनाएं संचालित है। उन्होंने कहा कि योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार हर बेरोजगार युवा को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। रोजगार मेला लगातार सरकार पूरे जनपद में लगा रही है। फूलपुर में अभी 4 तारीख को प्रयाग में होने वाला है। अभी डीएम महोदया से बात हुई है कि यहाँ फतेहपुर में भी होगा। पूरे प्रदेश में रोजगार मेले लगा करके हमारे तमाम युवाओं को रोजगार देने का भी काम हो रहा है और रोजगार परक योजनाएं चला करके लोगों को, जो एमएसएमई है, खादी ग्रामोद्योग है, हथकरघा वस्त्र उद्योग है, सब तमाम सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जोड़ने का काम भी हुआ। बहुत सारी सरकार की डबल इंजन सरकार की योजनाएं हैं, मोदी योगी जी की सरकार की, उन पर रोजगार परक योजनाएं हैं। उनका लाभ लेने के लिए नेट में जा करके 22 सेक्टर जो हमारी पॉलिसी बनी है यूपी गवर्नमेंट की, उन पॉलिसी का लाभ लेकर के बहुत सारे रोजगार से लोग जुड़ सकते हैं। लोगों को जुड़ना चाहिए। वाराणसी में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत विभिन्न ट्रेडों में लोगों को कौशल और उद्यमिता विकास के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग में बढ़ई, मोची, दर्जी, हलवाई, धोबी और कुम्हार सहित कुल 10 ट्रेड में 25-25 का बैच बनाकर लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थियों को 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पारिश्रमिक भी दिया जाएगा, जो सीधे उनके खाते में पहुंचेगा। ट्रेनिंग के बाद सरकार द्वारा लाभार्थियों को संबंधित ट्रेड का टूल किट भी वितरित किया जाएगा, जिससे वो अपनी आमदनी कर सकें। कारपेंटर की ट्रेनिंग ले रहे गणेश विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा हमें 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे हमारे काम में और निखार आएगा। हाँ साहब, अपने घर भी करीला चाक पर वाले पर न करब तो गरीब लोग का खा जाये। अब चाक दे साहब मिल जाये तो और अधिक करवला अपन बच्चन के फिर किया। हाँ, तब और साफ करवला तो तनी आराम से रही चली। मेरी याद नहीं लगी साहब, यही बदे ट्रेनिंग हमने देते कि मिल जाए तो सही रही। ट्रेनिंग यही हो रहा है धोबी का, और सिखाया यहाँ जा रहा है, मतलब कैसे कपड़ा वपड़ा धोते हैं, इस चीज़ का ट्रेनिंग हो रहा है। जी, हम यहाँ कारपेंटर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और कारपेंटर का काम थोड़ा जानते भी थे पहले से, और यहाँ से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। यहाँ पर 10 दिन की ट्रेनिंग है सर,
और 30 तारीख से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो सब बताने को तो बहुत चीज़ें बताई जा रही जो हम लोगों को सीखना भी चाहिए और अच्छी चीज़ें भी बताई जा रही हैं, जैसे हाँ मशीन चलाने के बारे में जानकारियाँ, कैसे क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, इसका क्या मतलब कि किस तरीके से आप लोग काम करते हैं, आप उसमें कुछ नया करिए, कुछ नए तरीके से भी बता रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 सितंबर को करेंगे। इसको लेकर के सांसद रवि किशन ने नवनिर्मित सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश राघव ने बताया कि गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में 49 एकड़ भूमि पर 176 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार है। इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये पूरे देश का एक सबसे बड़ा गौरव स्कूल बन रहा है, सैनिक विद्यालय बन रहा है। मैं आज चूंकि भ्रमण करने के बाद मैंने भी आज एक सांसद के रूप में महसूस किया। पूज्य महाराज जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, मोदी योगी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे प्रोजेक्ट को गोरखपुर जैसे क्षेत्र में लाके और यहाँ पर बच्चों को जो ट्रेनिंग बेटे बेटियों को मिल रही है ऐतिहासिक है, अद्भुत है। ऐसा स्विमिंग पूल, ऐसा जिम एरिया, वैसा प्लेग्राउंड, वैसे पढ़ाई की ट्रेनिंग, वैसे इंस्ट्रक्टर, वैसे टीचर्स, माइंड ब्लोइंग है। यहाँ से बच्चे फौजी के साथ साथ देश के क्या विदेश के किसी भी अगर इजरायली आर्मी के लिए भी तैयार होना है तो हमारे बच्चे वैसी तरह से सोल्जर तैयार होंगे। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सैनिक स्कूल लखनऊ आए थे तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी कि एक सुदूर पूर्वोत्तर में उत्तर प्रदेश में एक और सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को लाभ मिले। और क्योंकि दूसरे सैनिक स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर की गवर्नमेंट का फीस स्ट्रक्चर कम है, तो अच्छे बच्चे मेधावी छात्रों को यहाँ पढ़ने की सुविधा मिले। अब स्कूल की मैं बात करता हूँ। स्कूल की जो इनॉग्रेशन है वो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय 7 सितंबर को करेंगे। स्कूल में फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। सोमवार की देर रात आभूषण कारोबारी के यहां हुई डकैती के 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बदमाशों को गोली से एसओजी के सिपाही शैलेश राजभर भी घायल हुए हैं, उन्हें भी भर्ती कराया गया है। बदमाशों की पहचान सचिन सिंह, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन के रूप में हुई है। तीनों बदमाश अमेठी जिले के रहने वाले हैं। पिछले बुधवार को कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में सराफा कारोबारी भरत जी सोनी की दुकान में करीब 1.5 करोड़ की लूट हुई थी। 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि उसी में से एक आरोपी विकास ने 3 दिन पहले रायबरेली में सरेंडर किया था। एक बदमाश अभी फरार है। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से जेवरात, नकदी और असलहे बरामद किए हैं। सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, जरूरत होती है तो बस हुनर को पहचानने की। ऐसा ही करने का संकल्प लिए बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है बरेली की उच्च प्राथमिक विद्यालय पथरा की प्रिंसिपल सारिका सक्सेना। सारिका सक्सेना ने अपने स्कूल में मेधावी छात्रों को चिन्हित कर सुपर 30 ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बनाया। इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कराई और इसका अच्छा परिणाम भी मिला, जिसमें 11 छात्रों ने मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इंस्पायर अवार्ड में कामयाबी हासिल की, जो अब 9वीं में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। सारिका सक्सेना का कहना है आर्थिक तंगी के चलते जो बच्चे कक्षा 8 के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस समस्या से निपटने के लिए मेधावी बच्चों को ही इतना सक्षम बनाया जाए कि वो स्वयं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएं। ये सोचकर अतिरिक्त समय देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुपर 30 का ग्रुप बनाकर शुरू की। क्योंकि सुपर 30 हमने मेधावी बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। दरअसल हमारे बच्चों को आगे पढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस जाती है या 9 से फीस है
और फीस अभिभावक दे ना दे, ये मतलब हम एक तरह से ये कहें कि 8 के बाद पढ़ने के लिए क्या करें ये, तो हमें लगा कि बच्चों को ही हम सक्षम बनाएं कि वो अपना आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हमने 30 मेधावी बच्चों का एक ग्रुप बनाया जिसे हमने सुपर 30 नाम दिया, जिनके साथ हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करी, जैसे अटल आवासीय, नवोदय, और मेन टारगेट हमारा एनएमएस का रहा। एनएमएस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें 1000 रुपये महीने के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है और जो 4 साल तक मिलती है, यानी इंटर तक की पढ़ाई का इनका बंदोबस्त हो जाता है। आगे तो ये फिर इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपनी उच्च शिक्षा के लिए ये और आगे बढ़ सके। हमारी मैम रीजनिंग कराती हैं, विज्ञान पढ़ाती हैं, इतिहास पढ़ाती हैं और मैथ पढ़ाती हैं। और हम बचे हुए टाइम में जैसे छुट्टी के बाद जो स्मार्ट टीवी है उससे करते हैं, उससे पढ़ाई करते हैं। और जो बाद में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो हम मैम से यूट्यूब चैनल पर पूछते हैं। मैं एनएमएस और अटल आवासीय और नवोदय में मेरी मैम फॉर्म भरवा रही हैं और मैं अच्छे से पढ़ाई करूं कि इसके लिए वो निकाल सकूं। जैसे कि मेरी मैम कह रही थी कि अगर आपने एनएमएस का निकाल दिए तो आपके 1000 रुपये महीने आएंगे, फिर उससे आपके आगे की पढ़ाई वो और अच्छे से होगी और आसानी होगी और मैं उससे बड़े स्कूल में जाऊँ और अच्छे से पढ़ाई। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।